साथ जुड़े हैं वैल्यू एक्टर्स के मैनेजर इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। इरफान साहब अभी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जुबैर भाई हमें नीचे क्वेरी आ रही है, हेलो आपका नेट बॉलर बन सकता हूँ क्या? क्या कह रहे हैं? आपका नेट बॉलर बन सकता हूँ? अच्छा, नेट बॉलर हाँ, समय भाई से ही पूछ सकते हैं। वो तो जब भी सैम भाई जुड़ेंगे हमारे साथ उसके बाद ही वो बात जी जी बोल सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम आपका बड़ा वेलकम है आज के बस लाइव खत्म। सेशन में। हम सर समय भाई आपकी से भी एकेडमी कब स्टार्ट होगी? मैं एक्चुअली 3 फ्री क्रिकेट कैंप नहीं दे पाया। कोई बात नहीं, अगला कैंप स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। आज का लाइव सेशन जैसे आप सबको पता है कि आज हमारे गेस्ट जो है वो समीउल्लाह बेग साहब हैं। उनका थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड दे दें। समीउल्लाह बेग साहब जो है वो फॉर्मर जेके रणजी ट्रॉफी कैप्टन रहे हैं। दिलीप ट्रॉफी और दुधार ट्रॉफी जो विनिंग टीम है उसमें नॉर्थ जोन से रिप्रेजेंट किया है उन्होंने। लेवल 2 सर्टिफाइड कोच है फ्रॉम बीसीसीआई। जैसे आपको पता है, हमारे पोस्टर से भी आपको पता चला होगा। यहाँ थोड़ा सा हम आपको आज थोड़ा सा क्लियर कर देंगे क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर जो कोचेस हैं जो आप जैसे आपको सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू भी पता चला होगा कि क्वालिफाइड है बीसीसीआई सर्टिफाइड लेवल 2 सर्टिफाइड कोचेस और क्वालिफाइड कोचेस। तो वो जानने की कोशिश करेंगे आसिम साहब से कि क्या डिफरेंस क्या है क्वालिफाइड बीसीसीआई सर्टिफाइड लेवल 2 कोच में और क्वालिफाइड लेवल 2 कोच में, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सिम भाई जो है वो सर्टिफाइड कोच है फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं जेके की तरफ से। और उनका जो है कंट्रीब्यूशन ये भी है कि वो एमआरएफ पेस एकेडमी जो डेनिस लिली ऑस्ट्रेलियन पेसर हेड कर रहे थे उनसे भी उन्होंने बड़ा सीखा है। जब एमआरएफ एकेडमी वो गए थे तो उनके डायरेक्ट कोचिंग उन्होंने डेनिस लिली से लिए थे जो कि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर थे। शायद आप सबको पता हो कि डेनिस लिली कौन है। इसके अलावा 17 इयर्स ऑफ वास्ट एक्सपीरियंस है उनके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। 17 साल खेले हैं वो ऑलमोस्ट। ये एक ओवरव्यू है थोड़ा सा समीउल्लाह बेग का। इसके अलावा एक ना कोट था डेनिस लिली का कि बेग इफ यू कैनॉट मेक इट टू द इंडिया टीम यू विल बी वेरी अनलकी। तो समीम भाई तो नहीं कर पाए, इंडिया नहीं खेल पाए। वैसे ही आज आप देख रहे हैं कि आकिब नबी के साथ भी हो रहा है कि वो भी सिलेक्टर्स ने उनको भी साइडलाइन किया है टेस्ट टीम के लिए। होपफुली शायद वो अभी उनके पास अभी है वो खेल सके, उनको सिलेक्टर्स शायद उनको ले ले। इसके अलावा हम वेलकम करते हैं जीकेसीए के नए प्रेसिडेंट मिस्टर जावेद अहमद किताब साहब को। हम होपफुल है कि वो यूथ के लिए काम करेंगे, क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेडेशन के लिए काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे, हमारी मैनेजमेंट भी कोशिश करेगी उनसे मीटिंग करने की ताकि यूथ को थोड़ा सा फायदा मिले। हम कोशिश कर रहे हैं समीम भाई को जोड़ने के लिए लेकिन अभी वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जुबैर, क्या हाल है? ठीक है आप ठीक है सर? ठीक है, फाइनली आप ज्वाइन हो गए। हमें लगा था अस्सलाम आप वालेकुम सैम भाई। वालेकुम। ये अंधेरे में कौन है? इरफान साहब है हमारे अंधेरे में इंटरनेट ट्रेवल कर रहे हैं। पता नहीं। कौन साहब, थोड़ी लाइट दिखाओ, थोड़ा सा देखते हैं, दिखाओ। देखते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब ठीक ये है अच्छे से? ये इतने अंधेरे में कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं और कहाँ पे हैं? सैम भाई जैसे कि आपको पता है मैच था, अभी घर चल रहा है। ओके ओके नाउ उनके मैचेस चल रहे तो ये ट्रेवल कर रहे हैं। ओके सो लेट अस स्टार्ट। आई थिंक हमको 10-15 मिनट पहले ही लेट है। हाँ 10-15 मिनट हम लेट हो गए क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से शायद आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। करेक्ट। तो फाइनली हम ज्वाइन हो गए हैं। तो सिम भाई हम पहले आपसे वही पूछना चाहेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम उमर भाई से भी पूछा था कि कैंप के रिगार्डिंग कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बच्चों के साथ फर्स्ट कैंप का। क्या कहना चाहेंगे उस कैंप के बारे में और बच्चों के बारे में कि क्या टैलेंट है, क्या स्किल्स है, कहाँ लैग कर रहे हो? देखिए, पर्सनली तो मुझे बहुत मजा आया। हम लोग तो ढूंढते ही रहते हैं कोई अपॉर्चुनिटी आए कि हम लोग जितना हम लोगों ने सीखा है उतना हम ट्रांसफर कर सके नेक्स्ट जनरेशन तक। जी जी मैं इट वाज ग्रेट ऑफ यू कि आप लोगों ने हमको दावत दी
उधर आने के लिए। एंड जो लड़कों का रेस्पॉन्स था वो बहुत अच्छा था। जी जी टैलेंट वाइज तो हम पहले से ही बिलीव करते हैं कि J&K में कभी टैलेंट की कोई कमी थी नहीं। तो जी हमको तो वो पता था कि टैलेंटेड लड़के ही आएंगे। इट वाज गुड कि जो छोटे लड़के आए हैं बिलो 16, जी तो जी उनमें काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़के थे। इट वाज सरप्राइजिंग, मतलब उतनी छोटी एज में कुछ फास्ट बॉलर्स वर बॉलिंग वेरी फास्ट। वो दैट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। कुछ लड़कों को तो हमने एज भी पूछ ली, बिकॉज हमारे हिसाब से वो इतनी तेज नहीं करनी चाहिए, लेकिन एज देवर पर बॉलिंग एज। फास्ट। एज पर एज वो इतनी उतनी छोटी एज में इतनी तेज बॉलिंग नहीं होती है जनरली। तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लेयर्स थे। कुछ बैट्समैन भी बहुत ही टैलेंटेड थे। एंड इतनी तेज बॉलिंग को भी बहुत लाइन में आगे खेल रहे थे। और रॉ टैलेंट था, अभी उनको पॉलिश करने की जरूरत है। वो नर्चर आपकी करने की जरूरत है अभी। अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है, वो उनको ग्रूम करना है, उनको डायरेक्शन दिखानी है। जी दैट जी। इज ऑल यू। बट दोज 3 days आई एंजॉयड टू मैक्स। हमारे साथ कुछ सवालात भी आए हैं, हम वो भी लेना चाहेंगे। एक तो एक तो ये है कि बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पेरेंटल अवेयरनेस और सपोर्ट। हम बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं कि इसके रिगार्डिंग कि पेरेंटल सपोर्ट, पेरेंटल अवेयरनेस बहुत कम है, सपोर्ट नहीं करते। आजकल आपको पता है कि मोबाइल फोन इजी, हमारे पेरेंट्स के लिए भी बड़ा इजी है कि फोन दे दिया, बाहर ग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे उसको आप डिफाइन करेंगे, कैसे ना उसको टैकल करेंगे, क्या मैसेज देंगे आप पेरेंट्स को? देखिए, मेरे हिसाब से तो काफी अवेयरनेस आई है पेरेंटल अवेयरनेस में, पेरेंटल एजुकेशन विद रिगार्ड टू स्पोर्ट्स। जी जी। जब हम लोग खेलते थे तो उस टाइम तो ये एक स्पोर्ट्स तो एक बुरी चीज मानी जाती थी। जो भी हम तो एजुकेटेड एंजॉयमेंट के पेरेंट्स थे, लिए खेलते हाँ, थे, हमारा तो वैसा प्रोफेशनलिज्म तो बहुत कम था। पेरेंट्स को भी ये कंसेप्ट था कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई से ही फ्यूचर है। जी जी पार्टली दे वर ट्रू, क्योंकि उतनी अपॉर्चुनिटीज थी नहीं। जी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अगर आप देखें, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो उतना मैच फीस था नहीं। जूनियर्स में तो बहुत कम था। एंड उसके बाद ग्रेजुअली हमारे ही, जब हम खेल रहे थे तो उस वक्त ही एक्सपोनेंशियल हाइक हुआ मैच फीस में। तो अभी माशाल्लाह काफी अच्छा मैच फीस है। अगर एक सीजन पूरा खेल लेते हैं तो आई थिंक अगर एक फुल रन, फाइनेंशियल भी कवर हो जाते हैं आज। हाँ, मतलब 2-3 करोड़ रुपए तो आराम से रणजी ट्रॉफी वगैरह में कमा लेते हैं, अगर वो पूरा सीजन खेले। और अगर जूनियर खेले तो आई थिंक उसमें 20-25 लाख तो आराम से आ जाते हैं। तो पॉइंट इज कि नाउ फाइनेंशियली पेरेंट्स को भी समझ आ गया है कि इसमें काफी करियर अपॉर्चुनिटी है। प्लस उसके बाद जो बाकी अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो IPL वगैरह या बाकी इतनी सारी लीग्स हो रही हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। सो पॉइंट इज कि पेरेंटल अवेयरनेस में काफी इंप्रूवमेंट आई है। बट हम लोगों ने भी परसों वो कैंप में देखा कि काफी हाँ, अवेयरनेस आई बहुत है। सारे छोटे बच्चे भी बहुत सारे आए थे, उनके पेरेंट्स भी साथ आए थे। पेरेंट्स आए थे, जी उनके जी साथ इंटरेक्शन हुई। दे वर वेरी कीन टू नो कि उनके बच्चों में कितनी लेवल ऑफ क्या लेवल ऑफ टैलेंट है और वो कहाँ तक जा सकते हैं। दैट वाज ऑल गुड, बट इट हैज टू गो ऑन अ मैसिव स्केल मेरे हिसाब से। अगर आप मेरे जितने भी ड्यूरिंग माई प्लेइंग डेज एज वेल या उसके बाद भी अगर आप मेरे जितने भी इंटरव्यूज फॉलो करेंगे, हैव बीन टेलिंग कि यहाँ के जो स्कूल्स हैं उनको आगे आना पड़ेगा। दे विल हैव टू स्प्रेड दिस स्पोर्ट्स एजुकेशन अवेयरनेस अमंगस्ट पेरेंट्स, क्योंकि स्कूल्स फर्स्ट एक 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 घर होता है जहां से एक बच्चे की स्पोर्ट्स एजुकेशन स्टार्ट होती है। एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स के पास है, बोथ गवर्नमेंट स्कूल्स एज वेल एज प्राइवेट प्राइवेट स्कूल्स। स्कूल्स,
जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है, किसी प्राइवेट प्लेयर के पास वो क्रिएट करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। जैसे आप लोगों ने खुद देखा होगा, यू आर क्रिएटिंग एन एकेडमी, तो उसमें देखो आप कि आपको कितनी दिक्कतें आ रही हैं। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्राइवेट स्कूल्स के पास इनबिल्ट होता है, जी लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना ही उनमें वो एक्सपोजर होता है, उनके जो ओनर्स होते हैं, चलाने वाले होते हैं, ना ही वो मैं जनरल बात कर रहा हूँ। नहीं, हम जनरली कर रहे हाँ, हैं ये। इल्ला माशाल्लाह कुछ स्कूल्स हैं जो दो आर डूइंग अ कंसिडरेबली गुड जॉब इन प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, मगर जनरली majority of the private as well as government schools are unaware of this great opportunity to create sports stars. ये नहीं सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल में भी काफी ओवरऑल स्पोर्ट्स। अपॉर्चुनिटीज हैं, हॉकी में अपॉर्चुनिटीज हैं, देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इन अदर स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स में काफी अपॉर्चुनिटी है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपने बच्चों को वो किताबी कीड़े बना रहे हैं, विच आई हैव ऑलवेज फाउंड कि वो जमाना ही नहीं है। अब यू इफ अगर आपका बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो वो लाइफ में आई डोंट थिंक कि अब वो जमाना है कि वो आगे जा पाएगा। देर आर थिंग्स कि उसको सीखना पड़ेगा कि हाउ टू इंटरेक्ट विद स्पोर्ट्स का क्या है। मैं एक चीज ये बता देता हूँ, ये थोड़ा सा this may seem out of this out of tone with सिलेबस। this कॉन्टेक्स्ट। out of tone this out of context with this discussion, मगर स्पोर्ट्स का सिर्फ एक ही मकसद नहीं है कि आपको वो प्लेयर बनाए और आगे उसका करियर बन जाए एज ए स्पोर्ट्समैन। जी स्पोर्ट्स आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। इसमें आपका पहले बोलते थे हम कि आईक्यू बढ़ाना है, बच्चों का आईक्यू बढ़ाइए। मैं सिर्फ पेरेंट्स के लिए बता रहा हूँ, शायद बच्चों को समझ नहीं आए, उनके पेरेंट्स को शायद समझ आ जाए। पहले हम बोलते थे कि आईक्यू बढ़ाना है बच्चों का, नाउ द साइंस सेज दैट अब ईक्यू बढ़ाना है। अ पर्सन हैविंग बेटर ईक्यू इज मोर सक्सेसफुल इन लाइफ कंपेयर टू अ पर्सन विच हैज बेटर आईक्यू। एंड व्हाट ईक्यू इज इमोशनल कोशेंट, मीन्स कि आप कितना इंटरेक्ट कर पाते हो बाकी लोगों के साथ। आप इफ यू आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू लीड समवेयर, अगर आपको किसी कंपनी में या किसी जगह कोई अपॉर्चुनिटी आती है कि आप लीड करो, जब तक आप में ईक्यू नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि मुझे कैसे अपने सबॉर्डिनेट से और अपने सुपीरियर्स के साथ इंटरेक्ट करना है और उनसे काम एक्सट्रैक्ट कराना है, यू आर अ फेलियर। आपका आईक्यू कितना ही जबरदस्त क्यों ना हो। सो ईक्यू डेवलप होता है थ्रू स्पोर्ट्स। जब आप बचपन से ग्रुप में रहते हो, यू लर्न हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल, योर कोचेस, यू लर्न हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर प्लेयर्स हु आर प्लेइंग द सेम स्पोर्ट। खासकर जो टीम स्पोर्ट की गेम होती है, जी जी यू लर्न हाउ टू गो थ्रू द हाइज एंड लोज ऑफ अ स्पोर्ट। आपको समझ आता है कि भाई एक साथ कैसे हारते हैं, फिर एक साथ कैसे जीतते हैं, हाउ टू। अभी टीम वर्क कैसे। हाँ, अब टीम जब हम वर्क। कंटिन्यूअसली हार रहे हैं, कोई मैच अभी लग रहा है हार रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू ना अपने आप को, इनर स्ट्रेंथ को एज अ टीम आप सामने लाते हो, फिर यू ट्राई टू विन द गेम एंड यू आर अल्टीमेटली सक्सेसफुल इन विनिंग अ गेम, उसका अलग ही एक मजा होता है। एंड यू लर्न लोड्स ऑफ थिंग्स जी थ्रू स्पोर्ट्स। तो पॉइंट इज कि पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि अगर उनके बच्चों को आगे आना है, स्पोर्ट्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टडीज। इक्वली नहीं मैं बोलता हूँ। आई हैव बीन आस्क्ड टू स्पीक एट मेनी स्कूल्स इवेंट्स, जो भी जहाँ पे पेरेंट्स होते हैं, तो वहां पे मैं स्ट्रेस करता हूँ इस बात पे कि पहले बोलते थे स्पोर्ट्स इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज एजुकेशन, but now world is saying that sports is more important than education, because overall development and growth of a child is directly linked with how good a sports person he is or she is. So मेरी तमाम जितने भी अगर कोई पेरेंट्स सुन रहे हैं, प्लीज अपने बच्चों को पुश करें टुवर्ड स्पोर्ट्स। एंड वन एक और एडवांटेज है जो मैं उनको फर्स्ट हैंड ये इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, having जी played the sport for around 20-25 years, कि when you are into some sport, जब जब आपका बच्चा किसी स्पोर्ट में होता है एंड ही इज परस्यूइंग इट
like it should be pursued, जी मतलब वो पूरा फोकस्ड है स्पोर्ट्स में, उसको बाकी किसी खराफात के लिए टाइम नहीं होता है, मतलब एग्जैक्टली ड्रग्स, स्मोकिंग, मोबाइल वगैरह वगैरह जो भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, उसको उसके लिए कोई टाइम नहीं होता है। एंड राइट इट इज गोल्ड डस्ट फॉर पेरेंट्स राइट नाउ। इस डे एंड एज में पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है बच्चों को फोकस रखना टुवर्ड्स देयर करियर्स, टुवर्ड्स देयर गोल्स, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है, खासकर जो ये मोबाइल सिस्टम आया है और जो अनफॉर्चुनेटली जो ड्रग्स वगैरह हो ड्रग्स रहे हैं, राइट तो उससे दूर रखना है। तो स्पोर्ट्स इज द ओनली मेथड जिससे जो आपको बच्चे में डालना है फ्रॉम अ वेरी यंग एज, एंड वंस योर चाइल्ड इज इनटू स्पोर्ट्स, यू कैन ट्रस्ट मी कि उसको बाकी चीजें खराफत करने का कोई टाइम नहीं मिलेगा। सो पॉइंट इज, एक तो करियर वाइज, सेकंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ ह्यूमन एज अ एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो दो, थर्ड की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, फोकस्ड रहना टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर गोल इन लाइफ। दीज आर थ्री मेजर एडवांटेजेस। एक और एडवांटेज है जो शायद पेरेंट्स को समझ आ जाए कि स्पोर्ट्स में आपके हाईज एंड लोज बहुत होते हैं। देयर आर मेजर क्रस्ट्स एंड मेजर ट्रफ्स। आप किसी दिन चैंपियन होते हैं और दूसरे दिन आप बिल्कुल ही जीरो बिल्कुल होते हैं, पहली बॉल पे आउट होते हैं। सो इट टीचेस यू, वही लाइफ का भी हाल है कि एग्जैक्टली लाइफ में आप हम्बल कभी रहना कभी पड़ता है इतना हाई होते हैं लाइफ में, एंड देन नेक्स्ट डे यू आर डाउन बिलो द बॉटम। सो हम सिचुएशंस टेक इट हाँ, तो हाउ टू डील विद दोज क्रस्ट्स एंड ट्रफ स्पोर्ट्स सिखाता है कि जब हम स्पोर्ट खेलते हैं तो उसमें ये सिखाया जाता है कि व्हेन यू आर एट द टॉप, तो आपको ज्यादा उछलना नहीं है, और व्हेन यू आर एट द बॉटम, उस वक्त ज्यादा परेशान नहीं होना। यू हैव टू रिमेन लेवल हेडेड, आपको ग्राउंडेड पूरा लेवल हेडेड रहना है इन सक्सेस एज वेल एज फेलियर्स, एंड सेम थिंग अप्लाइज इन लाइफ। सो जिसने स्पोर्ट्स में ये चीजें देखी होती हैं, ये आई थिंक विराट ने परसों एक इंटरव्यू में कही ये बात कि स्पोर्ट्स ने उसको सिखाया है वे ऑफ लाइफ, बिकॉज स्पोर्ट्स में इतने हाईज एंड लोज आते हैं, देन यू गेट यूज्ड टू डीलिंग विद दोज हाईज एंड लोज। फिर जब लाइफ में आपको हाईज एंड लोज आते हैं, फिर आप लेवल हेडेड ही रहते हो। तो दीज फोर एडवांटेजेस आर मैसिव फॉर चिल्ड्रन। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सारे पेरेंट्स से, प्लीज पुश योर चिल्ड्रन टू स्पोर्ट्स, तभी जाके नॉट ओनली फॉर मेकिंग देम बिग प्लेयर्स, वो तो एक रीजन है सॉरी, other three reasons are very very important, be it their overall personality development या डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, लाइफ की हाइज एंड लोज कैसे चलानी है, वो चीजें आपको स्पोर्ट्स के बगैर कोई चीज नहीं सिखाएगी। इसमें एक हमारे ना एक डिफरेंस है कि एक तो जो स्पोर्ट्स प्लेइंग पेरेंट्स है और जो स्पोर्ट्स प्लेइंग पेरेंट्स नहीं है, उनके लिए कोई डिफरेंट मैसेज या सेम मैसेज कन्वे करना यस चाहिए। यस यस, नॉन स्पोर्टिंग पेरेंट्स को ज्यादा ख्याल रखना है। स्पोर्टिंग पेरेंट्स को तो पता होता है, उनको पता होता है थोड़ा सा कि क्या है क्या नहीं है। हाँ जो एग्जैक्टली उनका सिर्फ, लेकिन एक डिफरेंट मैं उनको बोलूंगा कि जो स्पोर्टिंग पेरेंट्स होते हैं, उनमें से बेसिकली क्या होता है, दे हैव नॉट बीन एबल टू अचीव व्हाट दे वांटेड टू अचीव इन स्पोर्ट्स इन देयर लाइव्स। राइट सो फिर वो दे पुश देयर चिल्ड्रन वेरी हार्ड टू स्पोर्ट्स, वो उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सिंस दे आर सो डेस्परेट कि जब वो खेलते थे उनको ऐसा लगता था कि हम और आगे जा सकते थे, बट फॉर वेरियस सर्कमस्टेंसेस नहीं हो पाया। नाउ दे डेस्परेटली वांट देयर चिल्ड्रन टू गो वे अहेड। तो बट उनको मेरी एक ये सजेशन रहेगी कि काइंडली Go easy. बी इजी विद योर चाइल्ड। इजी इतना सही नहीं है कि यू डोंट हैव टू पुश योर चिल्ड्रन सो मच कि वो बेचारा परेशान हो जाए एट सच ए टेंडर एज। वी ऑल नो कि Michael Hussey, one of the greatest players, made his debut in when he was 30+. इसी तरह मिसबा ने खेला जब वो
35 साल का था। तो इट इज ऑल अबाउट वे ऑफ लाइफ। आपको पुश करना है टुवर्ड स्पोर्ट्स, मगर उसको स्ट्रेस नहीं बनाना है उसके लिए। दिस इज फॉर स्पोर्टिंग पेरेंट्स। नॉन स्पोर्टिंग पेरेंट्स आर ऑन द एक्सट्रीम, ऑन द अदर एक्सट्रीम। वो दे फील कि ये स्पोर्ट्स इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम और हमारा बच्चा पढ़ाई 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 करना चाहिए। तो बट क्योंकि हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, दे कैन ट्रस्ट अस कि ड्यूरिंग आवर एजुकेशन वी फाउंड कि जो कि किताबी कीड़े होते हैं, which are only into books without their overall personality development, they are inevitably they are failures in life. मतलब वो बेचारे फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे even though डोंट they नो। pass the competitive exam, but life is very difficult for them. मैं अपनी यस, एग्जाम्पल एक बताऊं, हमारे पास हमारे साथ एक ना कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे एक बच्चे, टॉपर थे स्कूल में, मेडिकल क्वालिफाई किया, डॉक्टर बने, लेकिन ओवरऑल जो उसकी ग्रोथ है, बड़ा बड़ा वो बेचारा लाइफ इज कोलैप्स फॉर हिम। और रीजन उसका ये होता है कि रीजन इज दिस कि दे आर इनटू वन एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ ओनली, कि सिर्फ किताबों में घुसे रहना, एंड उसके बाद दे बिलीव कि दिस इज द ओनली वे टू सक्सीड। ऐसा नहीं है। द ओनली वे टू सक्सीड इज कि योर ओवरऑल पर्सनैलिटी हैज टू ग्रो। आपको सिचुएशन से डील करना है। आपको व्हेन यू आर गिवन अ जॉब बाय एनी फर्म, बाय एनीबडी, बी इट इन स्पोर्ट्स और आउटसाइड स्पोर्ट्स, they want you to deliver on all एवरी counts. फ्रेंड इट इज नॉट कि वो आपको सिर्फ बोलेंगे जी आप सिर्फ ये प्रोग्रामिंग का हमको बना के दो। अब एआई का जमाना है, तो अब तो आपको ये सब चीजें करनी भी मांगेगी भी नहीं। पॉइंट इज योर ब्रेन हैज टू बी ट्रेन टू द एक्सटेंट कि वो आपको मल्टीपल टास्किंग करके दे, एंड ऑन ऑल काउंट्स। आपको अपने कलीग्स के साथ कैसे डील करना है, आपको अपने सबॉर्डिनेट से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है मैक्सिमम, आपको अपने सुपीरियर्स के साथ कैसे कम्युनिकेशन रखना है। दीज ऑल थिंग्स मैटर इन लाइफ। एंड इफ यू आर अ नॉन स्पोर्टिंग पेरेंट, प्लीज बी अवेयर कि टाइम्स हैव चेंज्ड। बहुत आगे चली गई है दुनिया। वी आर स्टिल स्टक विद बुक्स। प्लीज डोंट पुश योर चिल्ड्रन इनटू बुक्स एंड मार्क्स। ये एक चीज में, ये अगेन थोड़ा सा इरेलीवेंट रहेगा, बट ये हम बदकिस्मती है कि अभी भी इस जमाने में भी अब मैक्सिमम पेरेंट्स अपने बच्चों को मार्क्स से तोलते हैं। दिस इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। कभी लास्ट रिजल्ट जो आया था, आई वॉज वेरी सो एक मजाक बन गया टीवी पे। एक बच्चे से इंटरव्यू लिया किसी ने, तो उसने बोला कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग 480 मार्क्स, तो लेकिन मुझे 500 आ गए। सो पॉइंट इज कि मार्क्स आर नथिंग। वो और जब वो किसी भी लाइफ में किसी भी जगह जाएंगे इंटरव्यू के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कोई भी आपके मार्क्स चेक नहीं करता। इट इज जस्ट एन एलिजिबिलिटी थिंग। आपके 50 अराउंड 50 प्लस एलिजिबिलिटी आ गई, तो फिर मार्क्स डोंट मैटर। But Samba, It's this all has been about our your skill mindset, right? sets कि कैसे आप This has been the mindset of our parents that you have to go for marks. You have to go for marks. Yeah, मतलब वही हम कह रहे हैं कि change that is what has to be has to changed. change. This is, देखिए yeah. उस जमाने में क्या था, our parents were completely right, क्योंकि उस वक्त marks were the Only start thing. and end of it. मतलब Yeah. everybody was being judged on the On the basis basis of of your marks. marks, right? But times have changed. उसके बाद 2014 का फ्लड भी आया, उसके बाद बाकी सारी चीजें हुई। देयर वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन, एंड अब कोई भी, अगर आप किसी भी बाहर किसी भी जगह जाएंगे फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी जगह इंटरव्यू देने जाएंगे, आपकी सर्टिफिकेट्स कोई नहीं देखता है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है, दैट इज द मोस्ट करेक्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड उसके लिए जो नॉन स्पोर्टिंग पेरेंट हैं, उनको देखना पड़ेगा कि हाउ टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ देयर वार्ड। जो उस कैंप में आई थिंक कुछ पेरेंट्स आए थे हमारे पास, वो आई थिंक देयर चिल्ड्रन वर वेरी यंग। वो बहुत 7-8 साल 10 साल के थे, 8 साल के भी थे, 10 साल के, 7 साल के भी आए थे बच्चे कुछ। तो वो पूछ रहे थे हमसे कि हमको बोलो कि
हमारा बच्चा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता है कि नहीं। ये इतना स्ट्रेस भी नहीं करना है बच्चे को, अभी थोड़ा सा लेट देम ग्रो। हाँ, दे हैव टू सी कि हर दिन उसका बच्चा ओवरऑल डेवलपमेंट उसकी हो रही है कि नहीं और हो यही रही तो है। नहीं हो रही जी वंस यू आर सेटिस्फाइड कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है, यू शुड हैव गुड स्लीप। लेकिन अगर नहीं हो रही है, सिर्फ किताबों में घुसा रहता है या सिर्फ स्पोर्ट्स में घुसा रहता है, तो इट इज यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर वार्ड। हम कुछ सवाल लेना चाहेंगे सिम भाई। ये एक सवाल आया है शाकिर से। शाकिर कह रहे हैं कि सर रनअप एंड लैंडिंग में प्रॉब्लम होती है, ऐसी ड्रिल बताओ जिससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। देखिए, ऐसे तो मुश्किल है बोलना, पता नहीं आपको समझ आएगा कि नहीं आएगा। ये बेसिकली स्पोर्ट्स प्रैक्टिकल होता है, इसमें इतना समझ आना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं रनअप कैसे डिसाइड होता है, वो पहले देख लीजिए। रनअप डिसाइड ऐसे नहीं होता है कि मेरी मर्जी है कि मैंने जी 10 कदम के रनअप ले लिया, या दूसरे बंदे की मर्जी है कि मैंने 20 कदम ले लिया, ऐसा नहीं होता है। रनअप इज डिसाइडेड ऑन योर ओन बॉडी वेट, बॉडी मोमेंटम। वो क्या करना होता है, आपको अपने आंखों पे एक पट्टी बांधनी होती है, और दूसरे किसी अपने दोस्त को या कोच को, प्रेफरेबली अगर कोच होगा तो अच्छा है, उसको एक कोन लेके खड़ा रखना है, और जहां से आप स्टार्ट करोगे वहां से सॉरी, वहां पे एक कोन रखना है, और वहां से आंखें बंद करके आपको रनअप लेना है। एंड ग्रेजुअली यू हैव टू बिल्ड योर रनअप। और जहां पे जिस पॉइंट पे आपको लगेगा कि आई एम एट माई फास्टेस्ट, एट माई बेस्ट बॉडी पोजिशन टू बॉल द मोस्ट फास्टेस्ट बॉल, उधर आपको बॉल करनी है। लेकिन एक बड़े ग्राउंड में ये एक्सरसाइज करनी है उसके, बट मगर आंखें बंद करके, मतलब जो पट्टी पर लगा के। उसके बाद आपका दोस्त उस जहां पे आपने वो जंप ले ली, तो वहां पे आपका दोस्त वो कोन लगाएगा एक, फिर आप वापस जाओगे उस कोन पे विदाउट ओपनिंग योर दैट पट्टी। पट्टी लगा के रखनी है, अपना दोस्त आपको पकड़ के रखेगा, लाएगा इधर, फिर आप से करोगे, बॉल हाथ में लोगे, रनअप ग्रेजुअली बिल्ड करोगे। उसके बाद जहां पे आपको लगेगा मैं अब इस पोजीशन पे फास्टेस्ट बॉल कर सकता हूं, तो उधर आपको बॉल करनी है, और वो दूसरा कोन लगा देगा। किसी के ये 20 कदम हो सकते हैं, किसी के 50 कदम हो सकते हैं, किसी के 5 कदम हो सकते हैं। ये हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है। अगर आपने देखा होगा वसीम अकरम के हार्डली शायद 4 या 5 कदम 5 होते थे, कदम थे। और वो 140 प्लस आराम से डालता था। शोएब अख्तर के 50 कदम थे। सो एंड देयर वाज अ पॉइंट कि एक बार शोएब अख्तर को बहुत पुश किया गया फ्रॉम टीम मैनेजमेंट, स्पेशली इंजमाम, कि आप रनअप कम करो, बट उसने टीम छोड़ दी, उसने रिवोल्ट कर दिया, मगर अपना रनअप कम नहीं किया। पॉइंट इज कि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। उसके बाद आपने 2 बॉलें की, आपको ऐसे ही 10 बॉलें करनी है, और 10 जगह वो कोन डालेगा जहां पे आपने जंप लिया, और उन कोनों का फिर जहां पे आपने लिया उसका एवरेज लेना है कि उसके बीच वाली जगह कौन सी है, वहां से और स्टार्टिंग पॉइंट को मेजर करना है विद अ टेप, दैट इज योर रनअप। तो ये चूंकि प्रैक्टिकल एक चीज है, ये दिस शुड बी डन इन प्रेजेंस ऑफ अ कोच। मैं भी जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो मेरे पास भी जो मेरे कोच थे, तो उन्होंने मेरे साथ ये कराया था, एंड फिर उसके बाद मेरा फिक्स्ड हो गया था। आई थिंक 25 स्टेप्स मेरा रनअप था। तो इसी तरह आपका भी बन सकता है, बट वंस आपका हो जाएगा वो, देन उसके बाद आपको वो देखना है, जिस तरह मैंने परसों कोचिंग कैंप में बताया कि योर रनिंग टेक्निक मैटर्स, योर अलाइनमेंट ऑफ बॉडी मैटर्स, आपको कैसे दौड़ना है, फिर किस स्पीड से दौड़ना है। स्टार्ट यू हैव टू जस्ट वॉक, फिर उसके बाद थोड़ा सा जॉग करना है, फिर उसके बाद जिस तरह एरोप्लेन बिल्ड करता है अपनी स्पीड, उसी तरह स्पीड बिल्ड करनी है। इट इज नॉट लाइक कि आप स्टार्ट से एंड तक एक ही पेस पे दौड़ो, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता है। जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी हो उनको समझ आता है कि मोमेंटम कैसे बिल्ड करना है।
बेसिकली क्या होता है रन अप में, आई थिंक अगर कुछ स्टूडेंट सुन रहे होंगे 11th-12th के, उनको शायद समझ आ जाए कि रन अप में यू गैदर लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। जब वो लीनियर मोमेंटम आप गैदर करते हो, फिर जब आप लैंडिंग पे आते हो, देन योर दिस लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर्स इनटू द एंगुलर मोमेंटम। आपका जब आप आर्म रोटेट करते हो, then this the angular momentum of your arm, it transfers again into the linear plus angular momentum of the ball, कि उसमें चूंकि उसको सीधा भी ट्रेवल करना होता है बॉल को, और उसको रोटेट भी करना होता है। सो ये सारा मोमेंटम का खेल है। तो जितना आप मोमेंटम बिल्ड कर पाओगे राइट अप एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, उतना आपकी पेस ज्यादा होगी। एंड फिर ये लेकिन उतना ही नहीं है। देन द क्वेश्चन इज कि जो यूसैन बोल्ट है वो सबसे तेज बॉल करना चाहिए, क्योंकि उसका जो रनअप है उसका फास्टेस्ट बहुत मैन तेज राइट। है। तो बट ऐसा नहीं है। तो क्योंकि उसके बाद ये जो लीनियर मोमेंटम है, ये कितना एफिशिएंटली आप ट्रांसफर कर सकते हो इनटू एंगुलर मोमेंटम, एंड देन दैट एंगुलर मोमेंटम जब आप आर्म रोटेट करते हो, वहां से कितना एफिशिएंटली आप ट्रांसफर कर सकते हो इनटू द लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल, वहां से पेस आती है। तो एक जोक मुझे याद आया, जब हम हमारे पेस फाउंडेशन में थे, तो डेनिस लिली ने हमसे पूछा, आई थिंक 4-5 बॉलर्स थे उधर, बालाजी था, श्रीशांत, आई थिंक और भी थे 2-4। तो उसने पूछा, हम शाम का वक्त था, वी वर जस्ट क्लोजिंग, और चूंकि हम 4-5 लोग ना ज्यादा प्रैक्टिस करते थे, तो फिर उसने पूछा हमसे कि ये पेस कहाँ से आती है। हम सबसे पूछा, तो कुछ लोगों ने कहा ये मसल से आती है, कुछ लोगों ने कहा शोल्डर से आती है। तो उसने हंसा और उसने बोला कि देन आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर शुड हैव बीन द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। तो सही। सब लोगों ने हंसा। तो फिर बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये न मसल से आती है, ना ही शोल्डर से आती है। ये इट इज जस्ट एफिशिएंट मोमेंटम एंड एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। अगर आपने देखा होगा, जस्ट टू कंक्लूड दिस टॉपिक, एक लास्ट बात बोलूंगा, अगर आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे बॉलर्स जो फास्टेस्ट रहे हैं वो बहुत पतले हैं, उनके पास उतना मसल मास नहीं है। शोएब अख्तर इज एन एक्सेप्शन, शोएब अख्तर तो था ही वो मसल मास वाला। लेकिन अगर आप फास्टेस्ट बॉलर्स देखेंगे ना, बीट ब्रेटली या आप बोल्ट ले लें, देयर आर मेनी, स्टार्क आप ले ली, स्टार्क तो ऐसे दुबला पतला है। मोहम्मद आमिर भी तो अर्ली स्टेज में तो लीन थे। मोहम्मद आमिर भी, he was the leanest. So point is, it is not dependent on your जो मिसनॉमर है, जो लोगों को पता है कि मुझे जी मसल बनाने हैं, मुझे जी फास्ट बॉलिंग करनी है, इट इज नॉट नथिंग टू डू विद इट। या अभी भी अगर आप आईपीएल में देखेंगे ना, उमरान बॉलिंग करता है या दूसरे जितने भी 150 वाले हैं, वो बिल्कुल लीन है। ये उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है। या एक और एग्जांपल है जो मैं बड़ा इंप्रेस होता था जब मैं खेलता था, अजीत अगरकर, इंडिया का एक फास्ट बॉलर था। सो ही, अगर आपने उसको देखा होगा ना, ही इज बहुत दुबला है और बहुत ना छोटे कद का है, बट ही यूज्ड टू बॉल बुलेट्स, वो बहुत तेज करता था। ही वाज 145 प्लस बॉलर और रेगुलर डालता था। सब लोग परेशान होते थे, ये दुबला पतला सा ऐसे ऐसे, और वो हल्का हल्का दौड़ के आता था। बट उसका लास्ट में जो विपी एक्शन था ना, उसका एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम इतना एफिशिएंट होता था, वो 100% जितने उसने मोमेंटम कैरी होता था, किया होता था लीनियर, वो 100% आई थिंक ट्रांसफर करता था बॉल में। जबकि हम बाकी लोग जो हैं, जो 145 150 से कम बॉलिंग करते थे, तो हमारा उतना एफिशिएंट ट्रांसफर नहीं होता था। राइट, दिस इज जस्ट, पता नहीं ये सब लोगों को शायद समझ ना आया हो, थोड़ा टेक्निकल था, बट जनरली जो रनअप का मैं बोलने वाला था कि रनअप का रीजन, रनअप इज टू बी बिल्ट लाइक दिस। हम ऑडियंस से भी ना ये गुजारिश करेंगे, अगर किसी को और क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। सैम भाई, आई हैव गॉट वन क्वेश्चन। लाइक मुझे एक कैंडिडेट ने कहा था कि जब एक मैच बड़ा होता है तो उसमें एक बॉलर का माइंडसेट क्या होना चाहिए व्हेन ही इज फेसिंग द टफेस्ट बैट्समैन।
तो वहां पे उसका क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस हिसाब से उसको बॉलिंग करनी चाहिए, एंड हाउ कैन ही डोमिनेट बैटर्स? देखें, आज पहले भी ऐसा होता था, लेकिन आज की क्रिकेट में जैसे कि पहले बोलते थे कि क्रिकेट इज 70% स्किल एंड 30% मेंटल स्ट्रेंथ, राइट। लेकिन जब अभी हम लेवल 2 करके आए, वहां पे भी जो एक्सपर्ट्स थे वो भी कह रहे थे, एंड अभी जो भी हम बाकी क्रिकेटिंग कोर्सेज कर रहे हैं उसमें भी ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, खासकर जो ऑस्ट्रेलियन मेथोडोलॉजी है वहां पे भी ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि क्रिकेट इज नाउ 70% मेंटल गेम, ओनली 30% स्किल। ओके, व्हाई दे से इज कि डायनेमिक्स हैज चेंज। हाँ, कंप्लीटली रिवर्स हुआ है, और उसका रीजन क्या है वो मैं बता देता हूँ ताकि सब लोगों को अवेयरनेस हो। रीजन उसका ये है कि देश है कि एक लेवल पे टैलेंट जो एक प्लेयर में होता है वो बहुत सारे प्लेयर्स में इक्वल और अबाउट इक्वल टैलेंट होता है, अप टू स्टेट लेवल और अप टू जोनल लेवल टैलेंट ऑल, क्योंकि वहां पे वही प्लेयर स्टेट के लिए वही खेलता है जिसके बेसिक्स अच्छे हों, जो जिसने परफॉर्म किया होता है। लेकिन अगर आपने देखा होगा सॉरी, अगर आपने देखा होगा बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं और फिर वो आगे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सक्सेसफुल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा रेयरली होता है कि अगर आपने मान लीजिए 10 बेस्ट परफॉर्मर्स आप किसी सीजन के ले लें और उन 10 बेस्ट परफॉर्मर्स को आप इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर दें, आप देखेंगे कि वो वहां पे डिलीवर नहीं कर पाते, दे लुक वेरी ऑर्डिनरी। क्यों? बिकॉज वहां पे आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो इंपॉर्टेंट होती है। क्या होता है कि जब आप लोअर लेवल्स पे खेलते हो आपको जज करने वाले थोड़े से लोग होते हैं, देयर में बी 50 60 और 100 और पीपल जो आपको देख रहे हो, और मैक्सिमम 200-300 लोग जिनको क्रिकेटिंग नॉलेज हो। इट इज नॉट लाइक कि अभी तो स्पेक्टेटर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब दोज पीपल हु हैव क्रिकेटिंग नॉलेज जो आपको जज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एबिलिटी। तो वो मान लो लोअर लेवल पे मैक्सिमम 40-50 लोग होते हैं, लेकिन जब आप स्टेट के लिए खेलने जाते हो वहां पे 40-50 नहीं होते हैं, वहां पे 500 लोग होते हैं, और आप यू आर बीइंग वॉच्ड वेरी माइन्यूटली। आप कोई भी शॉट पे आउट होते हो, आपको शाम को बोलते हैं आपको एक शॉट नहीं खेलना चाहिए, यू डोंट नो हाउ टू प्ले दिस, यू आर गॉन। ये एक मुझे याद आया इंसिडेंट कि हमारा एक रणजी ट्रॉफी में मैच चल रहा था, एक लड़का आया डोमेस्टिक में, मतलब जूनियर से परफॉर्म करके, तो उसने वो पहले ही जब गया उधर खेलने के लिए तो कोच ने उसको बोला था कि कट शॉट नहीं खेलना है। फॉर सम रीजन उस टाइम के कोचेस ऐसे थे। तो अब जब मैं अंदर खेल रहा हूँ, बैटिंग कर रहा था, और वो भी आया बैटिंग करने के लिए, उसने 2-3 कट शॉट बहुत अच्छे मारे और बाउंड्रीज की मारी। तो अब चूंकि मैं थोड़ा सा जनरली जब मैं बैटिंग कर रहा होता हूँ या इवन बॉलिंग, तो मेरा आदत है मजाक वजाक करने का। इट थोड़ा सा इससे थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम होता है, इट मेक्स इट थोड़ा सा मूड लिफ्ट हो जाता है इससे। हाँ, थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो मैं उसको बार बार कह रहा था कि तुमको कोच ने बोला है कट नहीं मारो, तुम कंटिन्यूअसली मार रहे हो, सोच लो। तो उसने 2-3 मारे, आई थिंक उसने 20 रन किए वहां से, जो मुझे आइडिया है, और सारे के सारे पॉइंट से गोली की तरह चौके पे गए। एंड एज लक वुड हैव इट, तो वो कट शॉट पे ही आउट हो गया, तो उसका छोटा सा एज लग गया, आउट हो गया। नाउ जब वो वापस आया तो उसको जो सुनना पड़ा बेचारे को, एंड उसका जो गेम है वो खत्म हो गया, एंड ही वाज ड्रॉप्ड, एंड वो खत्म उसी तक। हालांकि नेक्स्ट सीजन फिर उसने बहुत ज्यादा रन किए, एंड वो फिर आगे भी उसने बहुत खेला। पॉइंट इज कि
उस लेवल पे आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। मेरे साथ जब मैं खेलने गया तो मुझे भी वहां पे जज किया गया कि नहीं जी, आपका सर इस तरह गिर रहा है, यू कैन नॉट प्ले एट दिस लेवल, यू आर नॉट गुड एट दिस लेवल। और मुझे भी बहुत, और प्लस मेरा स्टार्ट भी उतना अच्छा नहीं था। मैंने जब पहले 3 4 5 रणजी ट्रॉफी मैच खेले तो मेरा एक ही विकेट था, तो मेरा स्टार्ट डिजास्टर्स था रणजी ट्रॉफी में। तो आई वाज, मतलब मुझे बोला गया कि नहीं मेंटल जी, प्रेशर बहुत। सिर्फ पेस बहुत होने से ज्यादा। कुछ नहीं होता है, आपका ऐसे गिरता है, फिर ऐसे होता है, फिर वैसे होता है, आपकी पेस ठीक है मगर यू आर नॉट गुड एनफ टू प्ले एट दिस लेवल। बट वहां पे क्या होता है, देन योर मेंटल स्ट्रेंथ कम्स इनटू प्ले। फिर बंदा बोलता है कि मैं, ये लोग जो सारे, जब आपको 500 लोग बोलेंगे कि यू आर नॉट गुड इनफ, और वही बात वो डिफरेंट तरीके से आपको बोलेंगे, मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स वो अंदर ही बेचारे कंज्यूम छोड़ होते हैं, देते दे हैं, लीव क्रिकेट। छोड़ देते छोड़। मेजॉरिटी मतलब 90-95%। लेकिन जो जिद्दी लोग होते हैं, जिनकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत खतरनाक होती है, वो उनको जवाब नहीं देते हैं। मैंने भी नहीं दिया, उस लड़के भी नहीं दिया, उसने फिर बहुत आगे खेला। वी रिप्लाई देम विद आवर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस, राइट। राइट। हम उनको बोलते हैं भाई अब हम आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं। फिर आई वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम रणजी ट्रॉफी, फिर मैं इधर क्लब क्रिकेट खेलने आया, तो क्लब एक ही साल में मैंने आई थिंक 40-50 आउट कर लिए। और उसके बाद, और जब मैं बॉलिंग कर रहा था तो आई यूज्ड टू एंश्योर कि जो बैट्समैन खेल रहा हो वो भागे विकेट से, मतलब उसको मैं इतना डराता था। मैंने उन दिनों आपकी एक इट बात वाज, देखी है सहवाग को इट वाज मारते हुए। सम इट वाज सम ना, वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। हम्म, एंड एनीवेज दिस इज पॉइंट इज, unless you are mentally very strong, you cannot succeed at higher levels. एक और मेरा एक फ्रेंड था, वो नेम एनीबडी, तो वो एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड बैट्समैन था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब मेरे हिसाब से यू शुड हैव एटलीस्ट प्लेड आईपीएल लेवल क्रिकेट विद ईज। हाँ, उसने जो एक दिन शेरी कश्मीर स्टेडियम, जो हमारा मेन स्टेडियम है, उसने एक बॉलर को पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा, पहली बॉल थी मैच की, पहली बॉल थी, उसने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की उसने। और उन, ये मैं कह रहा हूँ, दिस इज आई थिंक 2010 के आसपास था की स्टोरी। उन दिनों तो आईपीएल शायद स्टार्ट भी नहीं हुआ था। नहीं। तो एक दो साल हुआ था। वनडे मैच था, उसने पहली बॉल की कट किया तो बॉल ग्राउंड के बाहर चली गई, मेन बड़े ग्राउंड से। ही वॉज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ थी वो बहुत कमजोर थी, क्योंकि उसने इधर आई थिंक दो सीजन्स में कंटिन्यूअसली 12-13 रन किए। ही वेंट इनटू रणजी ट्रॉफी ट्रायल्स, और रणजी ट्रॉफी में ही वाज जज्ड जिस तरह होते हैं। नॉर्मली उसको बोला गया भाई आपका डिफेंस नहीं है, आपका ये नहीं, यू कैन नॉट सक्सीड हियर, आप नहीं, या आप इस पे काम करो, आप इस पे काम करो, आप एल्बो पे काम करो। और वो बेचारा खत्म हो गया, ही कुड नॉट प्ले। उसने खेले शायद 5-6 मैच, बट जो लेवल था उसका अब वो तो नहीं किया। पोटेंशियल, जो अपने जो पोटेंशियल पे नहीं उसका खेल पाया। पोटेंशियल था वो वही उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाया। था। पॉइंट इज कि मेंटल एबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ प्लेज वाइटल रोल इन स्पोर्ट्स। एंड वो कैसे बिल्ड करनी है, वो कोचेस के साथ बैठ के आपको बिल्ड करनी होती है। अगर आपने देखा हो, इवन नाउ विराट इज द ब्रैडमैन ऑफ दिस एरा, मतलब वो, ग्रेटेस्ट ऑफ दिस जनरेशन, मतलब एटलीस्ट विदाउट एनी अगर डाउट। हम ऑल एराज नहीं बोलेंगे, और प्रेजेंट अगर एरा दिस का आप ग्रेटेस्ट जनरेशन, बैट्समैन है वो। एटलीस्ट मतलब ऑफ दिस जनरेशन। पीपल में लाइक इट और दे मे नॉट नॉट लाइक लाइक इट, इट, सही हाँ बात बट है। उसमें विराट कोहली के फैक्ट। स्टैट्स बताते हैं कि ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ दिस जनरेशन। एंड इवन लेकिन आफ्टर अभी 4 भी, years ऑफ फेलियर एज वेल। करेक्ट, लेकिन अभी भी जब उसको टफ टाइम आता है, ही हैज टू गो बैक एंड टॉक टू हिज कोच। राइट। दिस इज बिकॉज आपकी मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करनी होती है, आपको अपने टेम्परामेंट, मेंटल स्ट्रेंथ मींस टेम्परामेंट, कि मुझे अपनी एबिलिटीज पे कितना भरोसा है। एंड मैं जब पूरा प्रेशर हो तब मैं कैसे डिलीवर कर सकता हूँ। एक बात और जो मुझे याद आई, उसके बाद मैं आई टेक अनदर क्वेश्चन, कि हमने एक बार धोनी से पूछा कि
आप ये गेम इतना पीछे क्यों ले जाते हैं? एंड इफ वी ऑल नो कि आप ये 1 ओवर पहले भी खत्म कर सकते तो हैं, कर सकते हो, राइट। लेकिन आप ये लास्ट ओवर पे क्यों लेते हैं? एंड उसका जवाब अगर आप सुनोगे तो दिस इज आई थिंक, हम बैठे थे तो उधर उससे पूछा, तो उसका जवाब अगर आप सुनोगे तो विल बी सरप्राइज्ड। उसने कहा कि मैं लास्ट ओवर में इसलिए ले जाता हूं क्योंकि लास्ट ओवर में मेरे से ज्यादा प्रेशर में बॉलर होता है, हम्म। क्योंकि उससे पहले तक तो उस पे उतना प्रेशर नहीं होता है, उसको पता होता है कि ये अभी कुछ ना कुछ गलती करेगा वगैरह वगैरह। तो लेकिन लास्ट ओवर में आई एम श्योर, मुझे पता होता है कि इसको यॉर्कर ही डालनी है, ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाउंस मी, क्योंकि उस पे एज वेज लग गया तो चौका छक्का हो, मुझे पता होता है कि ये यहां डालेगा और इसने ये फील्ड लिया, ये अपनी फील्ड के मुताबिक बॉल डालेगा। आई थिंक उसने एक, वो इंग्लैंड का एक बॉलर था, याद नहीं है नाम आ रहा है, उसने उसकी लास्ट बॉल पे छक्का मारा था, तो उसके नेक्स्ट कुछ दिन के बाद ही हमसे मुलाकात हो गई थी। हमने उससे ये पूछा कि आपको कैसे पता था ये उधर मारेगा? उसने कहा मेरे से ज्यादा अंडर प्रेशर उस वक्त बॉलर होता है और मैं उसके प्रेशर के साथ खेलता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं होता है, मुझे अपनी एबिलिटी पे इतना भरोसा होता है कि मैं इस पे छक्का मारूंगा ही मारूंगा। लेकिन माइंड गेम। वो माइंड इतना गेम, अंडर प्रेशर होता है कि उसको अपने एबिलिटी पे उतना भरोसा नहीं होता है। होता है। सही। तो दैट इज हाउ मेंटल स्ट्रेंथ, धोनी इज द आइडियल एग्जाम्पल कि आपकी 30% एबिलिटी एंड एंड 70% 70% मेंटल, मेंटल। मेंटल स्ट्रेंथ। राइट। ही वाज मेंटली सो स्ट्रांग एंड ग्रेट कैप्टन। किसी भी सिचुएशन में आप जाओ, या अगर आप देखोगे, आप अभी भी, अभी ना कुछ टाइम पहले भी जो चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर्स थे वो बोलते हैं कि सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट की मीटिंग होती थी, जो टीम मीटिंग है, जस्ट 1 या 2 मिनट की। जनरली देर इज, अगर बाकी टीमों का आप देखेंगे ना, तो 2-2, 3-3 घंटे की मीटिंग होती है, उसमें फिर सब लोग अपना अपना बोलते हैं। तो धोनी क्या करता था, आगे बैठे सब लोग, 5:30, उसने वो इंटरव्यू में बोला 5:30 बजे स्टार्ट हुई, 5:32 पे मीटिंग खत्म हो गई। जस्ट बॉलर टू को बोला मिनट्स भाई आपका ये प्लान है, बैट्समैन को बोला आपका ये प्लान है, एंड रेस्ट यू ऑल नो हाउ टू डू, बाकी ग्राउंड में देख लेंगे। ही वॉज सो मेंटली स्ट्रांग। सो पॉइंट इज कि मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करना आपको बचपन से, गॉन आर द डेज कि अब आप बैट बॉल पकड़ के सिर्फ बैटिंग बॉलिंग करते रहोगे विदाउट, अब आपके पास ये ना, हर एक आईपीएल टीम में या हर एक इंटरनेशनल टीम में देयर आर मेंटल कंडीशनिंग कोचेस, जो जब आप हारते हो, जब एक किसी प्लेयर का खराब फेज आता है, तो वो मेंटल कंडीशनिंग कोच के पास जाता है, देन ही आस्क्स हिम क्वेश्चंस, और वो इसके मोरल को बूस्ट करता है कि भाई आपने फलानी इनिंग देखो क्या खेली, वो इनिंग क्या खेली, ये इनिंग क्या खेली, फिर वो उसके वीडियोस दिखाता है उसके अच्छे। तो दैट इज हाउ यू कंडीशन योर ब्रेन। तो भाई 2 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से इसी टॉपिक के रिलेटेड है। हाउ टू बैट फेयरलेसली इन T20 एंड अटैक फ्रॉम बॉल 1 विदाउट फियर ऑफ गेटिंग आउट। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू टैकल टू मेनी इनर थॉट्स ड्यूरिंग ड्यूरिंग एंड ट्राई टू बीइंग ब्लैंक माइंडेड ड्यूरिंग बैटिंग। इसका मैं सजेस्ट करूंगा, एक रिकी पॉइंटिंग का एक वीडियो है यूट्यूब पे, जिसमें वो डेविड वार्नर को या राइट, अ, दैट वाज एक ऑन एक Amazon, वो टेस्ट सीरीज थी उनकी कुछ। वो उसको लेसन दे रहा था, हाँ एंड वो देखना चाहिए। डेविड वार्नर कहता है उसमें कि मैं आई एम यू नॉट गेट एबल डाउन। टू, हाँ मैं या खेलना चाहता हूं मगर मैं, मेरा उधर माइंड नहीं होता है, मैं डरता हूं आउट होने से, मुझे लगता है मैं अभी आउट हो जाऊंगा। ये डेविड वार्नर कह रहा है उसको। और जो लैंग्वेज में रिकी पॉइंटिंग वहां पे बोल रहा है वो मैं इधर यूज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो बड़ी एग्रेसिव लैंग्वेज थी। पॉइंट इज, वो उसको बोलता है कि अगर तुम इतने कमजोर हो कि तुमको डर लगता है फेलियर से, तो फिर उठ के जाओ, अपना काम करो, जहां से आए हो वहां पे जाओ, दूसरा कोई काम करो, ये आपके बस का नहीं है। सही। इफ यू आर हियर, इफ यू थिंक यू डिजर्व टू बी हियर, देन गो एंड प्ले फेयरलेसली। अगर आपको लगता है आप यहाँ सिफारिश से आए हो या धक्के से आए हो और आपको फियर ऑफ फेलियर है, तो फिर बेटर है कि
जाओ वापस। ये बेदी सर भी हमको कहते थे जब हम, क्योंकि हमारे उनके साथ आई थिंक 2-3 साल गुजरे, तो वो कहते थे कि जब हम भी नर्वस होते थे तो वो कहते थे हमको कि क्या होगा, वर्स्ट का वर्स्ट क्या होगा, आउट वर्स्ट का वर्स्ट आप आउट हो जाओगे, या आप विकेट नहीं ले पाओगे, पाओगे, राइट। आप फिर ड्रॉप हो जाओगे, तो और क्या होगा, मार थोड़ी देंगे वो कहते थे जान थोड़ी ले लेंगे। और उसके बाद कहते थे फिर उसके बाद क्या करोगे आप, फिर उसके बाद वापस जाओगे क्लब क्रिकेट में, वहां पे और ढेर सारे हजारों रन करके आओगे, दोबारा टीम में आओगे, तो इसमें कहां पे परेशानी है। तो राइट ये माइंड को ट्रेन करना है कि भाई आपको फेलियर्स आएंगे ही लाइफ में। देयर हैज बीन नोबडीज लाइफ जिसमें फेलियर नहीं हो, फेलियर नहीं सही राइट, राइट, फेलियर तो आएगा ही आएगा, बट व्हाट मैटर्स कि जब आपका अच्छा दिन है आप वो कितना अच्छा बनाना चाहते हो। राइट वीरेंद्र सहवाग हमसे बात करते थे नॉर्थ जोन में, वो कहते थे कि देखो जिस तरह आप जीरो होते हो मैं भी जीरो होता हूं, लेकिन जब मेरा अच्छा दिन है मैं 300 करूंगा, और जब आपका अच्छा दिन है तो आप 100 करोगे, ये फर्क है। राइट, यू हैव टू मैक्सिमाइज योर गुड डेज। बैड डेज तो बैड डेज, आप आउट हो गए उसके ऊपर कुछ नहीं सोचना है। जनरली क्या होता है, प्लेयर्स क्या करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली कुछ कोचेस भी उसके पार्ट होते हैं, दे ओवर एनालाइज एंड दे वो उस प्लेयर को ही खराब कर देते हैं। आपको बॉल आ गई, आपने बैट निकाला, बॉल मूव हो गई, आपके बैट और पैड के बीच में से बोल्ड हो गए आप, या आपका एज लेके गई वो स्लिप में, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। इट वॉज योर बैड लक कि इतनी अच्छी बॉल पड़ गई। अब अगर आप उस पे सोचने बैठोगे यार मुझे अगर ऐसे खेलता फिर मैं नहीं बचता, फिर मैं ऐसे, फिर मैं बच सकता था, फिर मैं खेल सकता था, ये ऐसा नहीं होता है क्रिकेट में। ओनली थिंग इज कि टेक्निकली आप ठीक खेल रहे हो उस बॉल को कि नहीं, आप जैसे सिर्फ देखना है कि जो आप कर सकते थे वो आपने आपने किया कि किया नहीं। किया कि नहीं। Exactly. जैसे राहुल द्रविड़ ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि जितने भी मैंने मैचेस खेले थे उसमें फेलियर्स मुझे बहुत ज्यादा मिले एज कम्पेयर टू। बट मैटर क्या करता है कि जब आप सेट हो गए, जब आपने कोई भी अनप्लेबल बॉल नहीं हो रही है, उस वक्त आप कितना डिलीवर कर सकते हो वो मैटर करता है। दैट इज द फेलियर पॉइंट। आएगा ही आएगा, आप आउट हो गए। एक हमारे थियरी है कि कोचेस की एक थियरी है कि अगर आप 0 से लेकर 15 रन के बीच में आउट होते हो तो उस प्लेयर को मत कुछ बोलो। ये मैं T20 की बात कर रहा हूं, ये मैं टेस्ट मैच में T20 में कह रहा हूं कि अगर कोई प्लेयर 0 से 15 रन के बीच में आउट होता है उसको कुछ मत बोलो, जस्ट एनकरेज हिम, क्योंकि उसमें उसकी उतनी गलती नहीं होती है, उसको शायद बॉल अच्छा पड़ गया या उस वक्त ऐसा कुछ था कि उसको रन बनाने के लिए मारना पड़ा, तो वो डोंट ब्लेम हिम। लेकिन जिसने 15 रन किए और 15 के 50 के बीच में वो आउट हुआ, आउट हो गया, देन एनालाइज हिम, क्यों उसने 15 रन किए, उसको काफी टाइम मिला, उसने देखा पिच कैसा है, उसने देखे बॉलर्स कैसे हैं, लेकिन उसके बाद जो उसको डिलीवर करना था उसने क्यों नहीं किया, उसको एनालाइज करो। सो 0 to 15 यू डोंट हैव टू वरी, आप 5-0 करो, 10-0 करो, इट डज नॉट मैटर। आप कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ना आप अच्छे प्लेयर तब भी थे और अच्छे प्लेयर अभी भी हो। सर मैं एक और क्वेश्चन आया है सर, आई एम अ 16-year ऑफ स्पिनर बट हैविंग सीम प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम, गिव सजेशन। देखिए मेनी रीजंस हो सकते हैं उसके, सीम अगर आपकी नहीं रह रही है खड़ी तो देयर कैन बी मेनी रीजंस। पहले तो है कि लोअर बॉडी से स्टार्ट करते हैं, हो सकता है आपकी जो लोअर बॉडी है वो साइड ऑन नहीं है, परफेक्टली अलाइन नहीं है। दूसरा, फिर आपकी जो रिस्ट पोजीशन है वो प्रॉपर नहीं है। देन जो आपकी रिप है, जो आप उसको ये ना रेवोल्यूशन देने हैं बॉल को, वो आप नहीं दे पा रहे हो। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, शायद आपकी ग्रिप गलत है जब आप ऑफ स्पिन कर रहे हो। सो ये सब चीजें आप, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, बड़े अच्छे ऑफ स्पिनर्स की वीडियोस हैं। अश्विन के देखा करो, अश्विन इज वन ऑफ द इंटेलिजेंट बॉलर्स, उसके देखा करो, उसके बहुत अच्छे इनसाइट्स होते हैं।
तो वंस यू डू दैट, आई थिंक ये कोई बड़ी बात नहीं है, यू विल इम्प्रूव। एक और क्वेश्चन है सर ये कि सर मैं जंप आउट हो जाता हूँ। तो जंप आउट होना कौन सी बुरी बात है? वसीम अकरम भी जंप आउट होता था। ये सारी मिथ्स हैं, ये कोई भी इसमें सच्चाई नहीं है। देयर इज नथिंग विच इज रॉन्ग। मैं आपको बड़े बड़े बॉलर गिनवा दूंगा जो जंप आउट होते थे। शॉन टेट फास्टेस्ट बॉलर था, वो आप देखो वो कितना जंप आउट करता था। तो ये ऐसा कोई रीजन नहीं है कि जंप आउट बॉलर्स सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं या तेज नहीं डाल सकते हैं। हल्का सा मोमेंटम ब्रेक होता है इस पे। आई थिंक अभी लेवल 2 में हमारा एक ठीक ठाक डिस्कशन हुआ हमारे टीचर के साथ। वो हमको पढ़ा रहे थे, वीडियो एनालिसिस करा रहे थे हम, तो वो उल्टा कह रहे थे। एक बॉलर उन्होंने वीडियो चलाया, वो कह रहे थे कि ये बिल्कुल सीधे आ रहा है, इसका कोई भी मोमेंटम ब्रेक नहीं हो रहा है, जबकि वो बॉलर हल्का सा जंप आउट कर रहा था। तो अब वो जस्टिफाई करना चाहते थे कि देखो ये बॉलर आया उधर हमारे पास, लेकिन हमने उसको देखो कितना, हमने इसको ज्यादा चेंजेस नहीं किए और ये अब वो बहुत बड़ा बॉलर बन गए। वो बन भी गया बहुत बड़ा बॉलर, लेकिन वो गलत बोल रहे थे कि जंप आउट नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने बोला जी क्या बात कर रहे हैं जनाब, ये तो जंप आउट कर रहा है। तो बोला नहीं कैसे कर रहा है, हमने को अभी रोक दो इसको, जहां पे जंप कर रहा है उधर। हमने वीडियो एनालिसिस में क्या होता है कि आपको वहां पे एक वीडियो एनालिस्ट होता है, उसको आप बोल सकते हैं कि ऊपर से नीचे परपेंडिकुलर डालो, फिर नीचे उसका बेस लाइन का लाइन डालो। जब हमने डलवा दिया उसे, तो वो बहुत जंप आउट हो रहा था। जंप आउट कर तो फिर उसको बुरा भी लगा, फिर हमने उसको समझाया। मैंने कहा जिमी एंडरसन की बॉलिंग अगर आप देखोगे, वो भी बहुत जंप आउट करता है कभी। तो इट डजंट मीन कि वो गलत चीज है। इट इज जस्ट कि जब आपने जंप आउट किया, उसके बाद आपकी बॉडी की अलाइनमेंट कैसी है वो मैटर करती है। राइट। नेथन ब्रैकन भी हुआ करता था एक बॉलर ऑस्ट्रेलिया का, करेक्ट, वो भी बाहर करता पता था। एक और क्वेश्चन था। है भाई। आई थिंक इरफान साहब को ये ना काफी नॉलेज है, ये आ गई है इरफान साहब एज को मैनेजर। इसीलिए हम इरफान साहब को ले आते हैं, क्योंकि क्रिकेट में आज बड़े एनालिस्ट के तौर पे भी इनको हम एनालिस्ट, वीडियो एनालिसिस। जी जी लेट अस टेक 2 मोर क्वेश्चंस, तो फिर आई थिंक हाँ एक उसमें और से एक क्वेश्चन है। मेरा आई एम पर्सनल 20 सवाल भी है। years old बैट्समैन, आई वांट टू नो अबाउट बैकलिफ्ट, वेदर इट शुड बी हाई, लो और मीडियम। देखो ये डिपेंड करेगा कि आपको आप किस बैक लिफ्ट पे कंफर्टेबल हो। आई थिंक ये मैंने उधर कोचिंग बोला था आपने वहां पे भी, उसमें भी मैंने क्लियर किया राइट। कि देयर इज नथिंग गुड और बैड इन क्रिकेट। अगर कोई बोलेगा आपको कि भाई बैकलिफ्ट लो रहनी चाहिए, तो उसको बोलो कि फिर ब्रायन लारा की इतनी हाई कैसे थी? तो क्या ब्रायन लारा गलत खेल रहा था? युवराज सिंह और का अगर भी। कोई बोलेगा नहीं हाई रखनी है, तो बोलना महेंद्र सिंह धोनी की तो बैकलिफ्ट ही नहीं थी, तो वो क्या वो उसने इतने सारे रन ऐसे ही किए। पॉइंट इज ये आपको ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखना है। आपको नेट में जाना है, आपको 10-15 दिन हाई बैक लिफ्ट से खेलना है। हाई बैक लिफ्ट से क्या होता है कि आपके जो शॉट्स की रेंज और पावर है वो ज्यादा रहती है, और आप हल्के बैट से खेल सकते हो क्योंकि आपने उसका मोमेंटम ऑलरेडी हाई किया होता है। फिर वहां से जब उतरता है तो आपके शॉट्स पावरफुल लगते हैं। लाइक फाफ लो बैक लिफ्ट जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर या MS धोनी, उसमें यू विल हैव टू यूज हेवियर बैट्स। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे खेलना चाहते हैं, लेकिन पावर दोनों में भी आती है। इट इज जस्ट कि आप कंफर्टेबल किस में हो। अगर आप हाई बैक लिफ्ट में कंफर्टेबल हो, गो फॉर इट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यहाँ पे आप पहले बोलते थे यहाँ पे लेना है, अब वो पूरा भी ऊपर ले लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप देखोगे डुप्लेसिस कहां से लाता था बैट। करेक्ट, अगर आप देखोगे IPL में अब प्लेयर्स बहुत ऊपर से बैट लाते हैं पहले। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग एज लॉन्ग एज यू आर डिलीवरिंग। राइट। अगर आपको हाई बैक लिफ्ट है लेकिन आप यॉर्कर्स मिस कर रहे हो, तो फिर आपको नीचे लानी पड़ेगी। अगर आपकी लो बैक लिफ्ट है और आप पुल शॉट नहीं खेल पा रहे हो, तो देन यू हैव टू चेंज, आपको ये ऊपर लेनी है। तो हर एक के प्लस माइनस है, इट इज जस्ट कि आपको क्या सूट करता है। तो वो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, वो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल क्रिकेट में नहीं है। एक और सवाल है लास्ट क्वेश्चन। भाई,
लास्ट एक वाला दो और करेंगे ले हम। लेते हैं, अच्छा चलिए 2 ये और एक कर दो लो। और ले लेते हैं। दो लास्ट 2 सर बिकॉज अब लेट भी हो गया। एक एक मेरा भी है। सर जब मैं इन स्विंग करने करने जाता हूं तो मुझे अपनी एक्शन थोड़ी चेंज करनी पड़ती है, हाउ टू फिक्स? देखिए ये कॉमन प्रॉब्लम है विद द एमेच्योर बॉलर्स। जो छोटे बॉलर्स होते हैं उनको ये बहुत शौक होता है कि मैं आउट स्विंग इन स्विंग आउट स्विंग जेम्स एंडरसन की तरह करूं। तो मेरी सजेशन पहले रहेगी कि भाई एक ही चीज करो। शेन वॉन बोलते थे कि आई ऑल माई लाइफ आई हैव ओनली ट्राइड टू बॉल वन पर्टिकुलर स्टॉक बॉल। फिर उसके बाद जब उन्होंने 500-600 विकेट ले ली उसके बाद उन्होंने गूगली सीखी। ये अगर आप उनकी पहले जितने भी वीडियोस देखेंगे वो सिर्फ एक ही बॉल करते थे, वो लेग स्पिन। जब राइट। उन्होंने 500-600 इंटरनेशनल विकेट ले ली फिर उसके बाद उन्होंने फिर वो जूटर फ्लिपर बाकी चीजें सीख ली। पहला काम है एक चीज पे परफेक्शन लाना। अगर आपका मेन वेपन मेन बॉल स्टॉक बॉल जिसको हम बोलते हैं अगर वो आउट स्विंग है देन स्टिक टू आउट स्विंग, उसको बहुत अच्छा करो। अगर आप उसको ऑफ स्टंप के बाहर से आउट स्विंग कर रहे हो ट्राई टू लर्न कि आप बीच में से आउट स्विंग कैसे निकालें, लेकिन बॉल आउट स्विंग ओनली, जब तक कि आप बहुत बड़े बॉलर ना बन जाएं। अगर आप इन स्विंग डाल रहे हो तो डालो एक ही चीज, उसमें पेस लाओ, उसमें वेरिएशंस कटर्स वटर्स लाओ। लेकिन क्या होता है कि जब आप इन स्विंग करते हो या आउट स्विंग करते हो आपकी रिस्ट पोजीशन ऐसे होती है। अगर आप आउट स्विंग करते हो तो आपकी रिस्ट पोजीशन ऐसे होती है, इट इज कॉक्ड। रिस्ट ऐसे होता है, ये अगर सीधा रिस्ट है थोड़ा सा इसको कॉक करना पड़ता है। तो जब आपकी इन स्विंग डालनी होती है तो रिस्ट ऐसे होता है। तो अगर आप एट यंग एज अगर आप रिस्ट को ज्यादा चेंज या एंड हुआ करोगे चॉप एंड चेंज करोगे तो फिर वो ना आप इधर के रहते हो ना आप ना उधर के उधर रहते के। हो। सो माई एडवाइस टू एवरी यंगस्टर हु इज वॉचिंग, बॉल ओनली वन स्विंग, डू नॉट ट्राई एनी अदर स्विंग। जब आप फिर बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। अगर आप वसीम अकरम का भी इंटरव्यू सुनेंगे वो बोलेंगे कि हमको कोई स्विंग नहीं आती थी, हमने इंटरनेशनल भी खेल रहे थे, वो सीधा आते थे और बॉल डालते थे। जवाहरलाल श्रीनाथ एक बहुत ही बड़े बॉलर रहे इंडिया के लिए, उनको सिर्फ एक स्विंग आती थी और उन्होंने खुद मुझे बोला है कि वो सिर्फ इन स्विंग करते थे। फिर वो आउट स्विंग कैसे उन्होंने सीखी इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो कहते थे कि फिर मैं सीम को थोड़ा सा चेंज करता था ताकि बॉल सीधा जाए। आउट स्विंग उनको फिर जिंदगी भर नहीं कभी नहीं आई, लेकिन वो कहते थे कि उसकी वेरिएशन क्या होती थी, इन स्विंग उतनी इतनी अच्छी होती थी कि जो उसका सीधा वाला बॉल होता था उस पर भी आउट हो जाते थे। सो बॉल ओनली वन स्विंग। जब आपने एक स्विंग पे मास्टरी कर ली तो फिर वेरिएशन के तरीके पे दूसरी एक आधी चीज देख सकते हैं। एक और लास्ट बात जो मुझे याद आई इस पे, जिमी एंडरसन पहले अगर आपने किस याद होगा वो सिर्फ आउट एंड आउट स्विंग बॉलर थे। राइट। हाँ, जिस दिन उसने पाकिस्तान के साथ मैच था उनका इंग्लैंड में, पाकिस्तान के 6-7 आउट किए थे, वर्ल्ड कप मतलब मैच वो सारी आउट स्विंग्स थी। अगर आप यूट्यूब पे भी देखेंगे वो बहुत छोटा था मैसिव वो आउट जरूर। स्विंग्स थी, एक भी इन स्विंग नहीं थी। फिर छोटे थे उस टाइम पे, वो बहुत छोटे थे, वो स्पाइकी वाले बाल। करेक्ट। तो राइट। फिर उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत सारी विकेट ली तब भी इन स्विंग नहीं करते थे। रिटायरमेंट से जस्ट 3 और 4 ईयर्स पहले, आई थिंक 2020 के आसपास, उनका एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि नाउ आई एम ट्राइंग टू मास्टर इन स्विंग एज वेल। तो लेकिन अभी भी उन्होंने कहा कि इट इज स्टिल द वर्क इन प्रोग्रेस, मैं भी सीख रहा हूं, ये वो नेट्स में कर रहा हूं, मैच में ट्राई नहीं कर रहा हूं। उसके 1 साल के बाद फिर उन्होंने फिर इन स्विंग आउट स्विंग स्टार्ट की। तो दैट इज हाउ टफ इट इज, इट इज नॉट सो इजी। सो बेटर इज स्टिक टू वन थिंग जो आपकी नेचुरल स्विंग है, एंड देन विद लाइफ जब आप इतने बड़े बॉलर बन जाओगे देन फिर यू स्टार्ट डूइंग अदर थिंग्स। मैंने भाई वकार एक का ना इंटरव्यू हमारे भी पास सुना बहुत था। सारी, जब हमने एकेडमी में भी देखा तो बहुत सारी क्यूरीज आई थी रिगार्डिंग बीसीसीआई लेवल 2 कोचेस के बारे में, कि ये सर्टिफाइड और क्वालिफाइड में क्या क्या डिफरेंस है। ये बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट भी आ रहे हैं कि बहुत सारे क्वालिफाइड है सर्टिफाइड है, तो बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम?
देखिए क्या होता है कि जब आप लेवल 1 के लिए सिलेक्ट होते हैं, तो अगर उस पे आप लेवल 1 में अगर आपके जब आप एग्जाम देते हैं लेवल 1 का, जी तो अगर आपके मार्क 70% प्लस आते हैं उधर, जी तो देन यू आर क्वालिफाइड फॉर लेवल 2 कोर्स। टू राइट ओके तो यू आर अ लेकिन लेवल 1 कोच, आप अभी लेवल 1 कोच ही हो, लेकिन आपने क्वालिफाई किया होता है कि आप लेवल 2 कर सकते हो। राइट एग्जाम में ठीक है, पेयर हो सकते हो या हाँ, ट्रेनिंग में। एग्जाम कोर्स में, पहले कोर्स में अपियर हो सकते हो, सकते हैं, उसके फिर बाद उसके बाद आप कोर्स के एग्जाम में पार्टिसिपेट ओके कर कर सकते हो। सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज लेवल 2 क्वालिफाइड कोच। कोच। ओके तो सर्टिफाइड होता है कि आपने लेवल 2 कोर्स किया हो, उसके बाद उसका एग्जाम दिया हो, एंड देन यू हैव पास्ड दैट एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। दैट इज क्योंकि क्या होता है फिर लेवल 2 में भी बहुत सारे फेल होते हैं, जी जी राइट लेवल 1 में भी फेल होते हैं, लेवल फेल 2 होता है में वहां पे 50% बिलो। तो अच्छा 50% to 70% is called level 1 certified and level 2 qualified। राइट ठीक है, अब नहीं, लेवल 1 सर्टिफाइड एंड लेवल 2 नॉट क्वालिफाइड, राइट क्योंकि अच्छा 70% तक नॉन क्वालिफाइड होता है। फिर जिसको 70% ज्यादा हो, उनको बोला जाता है लेवल 1 सर्टिफाइड, लेवल 2 क्वालिफाइड। तो जब ओके लेवल 2 में जाते हैं, तो जिनके परसेंटेज बिलो 50% होती है, उनको बोलते हैं लेवल 2 सर्टिफाइड। राइट कोच हाँ, और वो फेलियर्स होते हैं उनको लेवल 1 ही बोलते हैं, लेकिन जो 50% अबो होते हैं उनको बोलते हैं लेवल 2 सर्टिफाइड कोचेस। ओके तो पॉइंट इज, जिन्होंने लेवल 2 एग्जाम क्वालिफाई किया होता है, एग्जाम पास किया होता है, उन्हीं को तो सर्टिफाइड कहेंगे। उनको सर्टिफाइड कहेंगे। यानी लेवल 1 जिसने पास किया है और 70% वो क्वालिफाइड है, अभी उन्हें लेवल 2 किया नहीं, खाली क्वालिफाई वो यानी क्वालिफाइड ट्रेनिंग होते के हैं, लिए एलिजिबल है। एलिजिबल एलिजिबल होगा। होते हैं। ओके एक और सवाल आपके लिए आया समीम भाई। आप हम एक जेके सिलेक्टर के रूप में आपको देखने जा रहे हैं, क्या हम आपको जेके सिलेक्टर के रूप में देखने जा रहे हैं? नहीं नहीं, अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। ये उससे पहले भी ऑफर्स हुई थी। बेसिकली क्या है कि आप तभी कोई रोल एक्सेप्ट करते हैं जब आपकी जब वहां पे वो वर्क एनवायरनमेंट हो, जब वो वहां पे आपकी स्पेस ऐसी हो जहां पे आप काम फ्रीली काम दिया करने फ्रीली जाए। काम कर सकते हैं। तो डिलीवर जैसे कर शायद सकते हैं। आपको याद हो, लास्ट ईयर भी मुझे ऑफर हुआ था सिलेक्टर का एक राइट जॉब। तो उस वक्त भी मैंने बड़े ही अदब के साथ उनको, बड़े ही ना रेस्पेक्ट के रेस्पेक्ट साथ उनको रिस्पेक्टफुली हाँ, उनको बोला था कि मैं अभी इस चीज के लिए ये ना रेडी तैयार है। नहीं हूँ। तो इन फ्यूचर इफ इट हैपेंस, तो फिर उस वक्त देख लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं समय। एक आया है कि आई वांट टू प्ले फॉर इंडिया, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रक्शंस। वो जवाब मैंने पहले ही दिया है कि भाई आपको स्पोर्ट्स में पूरा घुसना है, और फोन वगैरह जो है वो चीजें स्पोर्ट्स में काम नहीं करती हैं। एक इम्पोर्टेंट, क्या राहुल, जो केएल राहुल है, उनसे एक बारी बात हुई, तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जो मेरे साथ अभी भी याद है। वो अभी उस टाइम इंडिया नहीं खेला था, वो अभी आई थिंक अंडर 19 इंडिया ऐसा कुछ खेला था। तो ही इज अ वेरी गुड बॉय बाय ऑल मीन्स। वो 9 बजे सो जाता है, सुबह 4 बजे उठता है। ही डज नॉट यूज मच ऑफ फोन, मतलब वो उस वक्त की बात है, आज तो मुझे नहीं पता। तो उससे पूछा था हमने कि भाई ये इतनी डिसिप्लिन लाइफ कैसे आप जी पाते हो। तो हिज आंसर वाज कि इस डिसिप्लिन लाइफ के बदले अगर मुझे इतने सारे पर्क्स मिलते हैं कि आई एम अ स्टार, आई एम फॉलोड, उसके बाद मुझे क्रिकेट जो मेरा पैशन है उसको खेलने का मौका मिलता है एट हाईएस्ट लेवल, तो ये तो छोटा सा सेक्रीफाइस है कि मैं 8 बजे सोऊं और सुबह 4 बजे उठ के ट्रेनिंग करूं, फोन वोन ज्यादा नहीं देखूं, बाकी जो मूवीज वगैरह वो नहीं देखूं, या जो भी बाकी, ये तो छोटा सा सेक्रीफाइस है कंपेयर टू व्हाट आई एम गेटिंग इन रिटर्न। गेटिंग आउट ऑफ इट राइट। तो इसलिए ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, सेम अगेन विकी पॉइंटिंग का ये जवाब है कि इफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड देन गो बैक होम, आपका काम आपके बस का नहीं है। माइंडसेट सॉलिड होना चाहिए। यस। अब हाँ मेरा एक सवाल है
लास्ट कि इरफान का लास्ट, देन वी एंड ऑन इट। हम आपको वैली विक्टर्स में कब देखेंगे ऑफिशियली? वैली विक्टर्स में आप हमको जल्दी देखेंगे because इंशाल्लाह। there are so many players who are asking me कि सैम भाई कब ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनके नहीं साथ बॉल डालना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं वहां पे। बेसिकली क्या है कि यू नो कि ये ना थोड़े टाइम की कमी होती है, बाकी चीजों की कमी होती है, बट मैं सच में खेलना चाहता हूँ एंड आई विल प्ले इंशाल्लाह। तो होपफुली हम जल्दी खेलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये सैम भाई हम ना बड़े शुक्रगुजार है इरफान साहब के, जो आपने कहा था कि एक्सेप्शनल टैलेंट हमने देखा वहां, तो इन्होंने उसमें बड़ा रोल प्ले किया। हमारे 3 प्लेयर्स इन्होंने ले लिया अपने वैली विक्टर टीम में। ओह तो ग्रेट, हाँ, ग्रेट न्यूज फॉर ऑल यंगस्टर्स। हम जब छोटे थे तो हम चाहते थे कि कोई हमको नोटिस करे और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे। अब इरफान साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है, इट इज ग्रेट, और उनको आप खिला रहे हैं अपनी टीम के साथ। दे आर टैलेंटेड, वो है अच्छे लड़के। आपका सपोर्ट चाहिए उनको थोड़ा सा नरिश करने में, इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कब खेलने आएंगे, सो दैट नहीं इंशाल्लाह कुछ सीखे वहां पे। आई विल कम होपफुली। एकेडमी भी स्टार्ट होगी आपकी, आई विल बी पेइंग विजिट्स, रेगुलर विजिट्स देयर। सेकंड कैंप भी इस समय करने जा रहे हैं, उसका भी हम ना शेड्यूल इंशाल्लाह आफ्टर ईद हम देख लेंगे उसका, तो वो भी हम प्लान में है, इंशाल्लाह वो भी हो जाए। श्योर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने टाइम निकाला, आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। थैंक यू सो मच इरफान साहब का भी बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत थैंक यू जुबैर साहब, थैंक यू इरफान। ट्रैवल वेल, होपफुली। इतनी रात गए, 9:30 बजे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं। ये कहाँ गए थे? लद्दाख तो नहीं गए थे खेलने के लिए? कहाँ गए थे, किधर? मैच मटन में था। तो आप तो कहते थे कि वो बहुत नजदीक है, क्या 10 मिनट का रास्ता है, क्या कोई मसला नहीं है? वो तो मुझे लगा था, लेकिन द मोमेंट वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग तो वी रियलाइज्ड 9:30 बज गए और अभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू इरफान साहब, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।